पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट। इसमें हम बाकी बचे हुए पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब देखते हैं पोस्टुलेट। हमारे पास कितने 5 पोस्टुलेट्स हैं, हमारे पास 3 थ्योरम्स हैं। हम सबसे पहले देखते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी drawn from any point to any other point। to another point भी लिख सकते हैं, any another point। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है। ये जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन हो सकती है। स्केल से करोगे तो ड्रॉ हो जाएगी सीधी सीधी, है ना। या मान लो कोई ए पॉइंट यहाँ पे है, कोई बी पॉइंट यहाँ पे है। आप स्ट्रेट स्केल रखोगे तो ये सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है। ये इस पहले वाला पोस्टुलेट यही कहता है आपका, ठीक है। अब दूसरा पोस्टुलेट देखते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली। मतलब क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ए और बी पॉइंट के बीच में। अब मैं इससे चाहूँ तो इसे और आगे मैं बढ़ा सकती हूँ, ये कहने का मतलब है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो ये कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम can be drawn from any center और रेडियस। मतलब किसी भी चीज़ को सेंटर लेकर के, जैसे मान लो मेरे को मन किया मैं ये वाला सेंटर लूँ, ये वाला सेंटर मैंने लिया। कोई भी रेडियस का आप सर्किल बना लो। आप चाहो तो इतना छोटा सर्कल भी बना सकते हो, आप चाहो तो इतना ज़्यादा रेडियस का भी बना सकते हो, ठीक है। तो सर्कल कोई भी सेंटर लेकर के, कोई भी रेडियस लेकर के बनाई जा सकती है। इसके बाद आई नो कि ये जितने भी बता रहे हैं ये सारे के सारे आपको ऑलरेडी पता है, ये तो पता है, तो क्या ही है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब के ज़माने में किसी को पता नहीं थी, इस वजह से ये उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी कि अच्छा सर्कल को हम किसी भी सेंटर किसी भी रेडियस से ड्रॉ करें तो वो सर्कल ही बनेगा, है ना। इसके बाद जो चौथा है वो ये कहता है ऑल राइट angles are equal to each other। अब ये भी बहुत सीधी सी बात है। अरे भाई, राइट एंगल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये कोई राइट एंगल है और ये मैंने एक और राइट एंगल बना दिया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी लेंथ की वजह से, अब ये तो है नहीं कि इसकी लेंथ की वजह से ये राइट एंगल नहीं होगा, है ना। ये राइट एंगल तो है, ये दोनों एंगल तो सेम ही है, तो इसीलिए कहते हैं ऑल राइट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कहता है? इफ a straight line
drawn on two straight lines टू स्ट्रेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है. If a straight line drawn on two स्ट्रेट लिखना था, मैंने स्टार्ट लिख दिया. ओके सॉरी, वही मुझे लग रहा था मैं स्टार्ट क्यों लिख रही हूँ. स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइन मेक एंगल equal to 180 degree, then देखो ये जो मैंने लिख रखा है ये एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसा आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है. ये मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज उठा करके अलग थोड़ी लिख दी है क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया था, तो मुझे थोड़ा सा आगे की लाइन को अलग करना पड़ा. बट हाँ, आप वही याद करना जो आपकी बुक में दे रखा है, मैं समझा सिर्फ रही हूँ आपको. ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, देखो ये दोनों का कहने का मतलब यही है, बस ये है कि या तो इस तरह से लिख दो चाहे उस तरह से लिख दो, बात एक ही होती है. ठीक है, जैसे मान लो दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये जो इंटीरियर एंगल है, मेक इंटीरियर एंगल, यहाँ पे कहाँ दे रखा है, मेक इंटीरियर एंगल होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, इंटीरियर एंगल. अगर इंटीरियर एंगल मान लो ये x है और ये y है, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 तो ये कभी मीट नहीं करेंगी. ये मैंने लिखा है आपके एनसीईआरटी की बुक में, क्या लिखा है कि अगर x और y इज लेस देन 180 डिग्री, तो इफ यू प्रोड्यूस बोथ द लाइन्स इट विल डेफिनेटली मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जाकर के मिल सकती है. ये एक्चुअली ये दर्शाता है कि कोई पैरेलल लाइन जैसी चीज़ है. ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, पैरेलल लाइंस पे देखते हैं ना. ये पैरेलल लाइंस को ही दर्शा रहा है ये वाला पोस्टुलेट, है ना. पैरेलल लाइंस में ही तो होता है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तभी वो पैरेलल लाइंस होती हैं, नहीं तो इंटरसेक्टिंग हो जाती हैं. ठीक है, देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. मतलब जैसे मान लो ये कोई दो लाइन है ए बी और सी डी, तो ये किसी पी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, लेट कर लेते हैं. तो ये सिर्फ अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं तो उसमें एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन में नहीं आ सकता. आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो इसमें होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में मैं पूरा सेंटेंस आपको एक बार लिख के दिखा दूंगी. ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझाने पे फोकस कर रही हूँ. देखो आपको क्या करना है, आपको लेट कर लेना है कि कोई पॉइंट क्यू पर भी वो मीट कर रहे हैं. और इसमें एक्सियम कौन सी लगेगी बताएं, कि दो लाइन से सॉरी किन्हीं दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है. 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 यूनिक लाइन. ये आपकी बुक में ही एक जगह लिखा हुआ है, जहाँ पे पहला पोस्टुलेट लिखा है उसके जस्ट नीचे ये दे रखा है 1 यूनिक लाइन. ठीक है, इससे इसको प्रूफ करना है. ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसे कि इस तरीके से आपको लिख देना है कि पहले प्रूफ आप लिखते हो गिवन टू प्रूफ, तो आप वो लिख सकते हो. मैंने यहाँ सीधे टू प्रूफ लिखा है. और फिर उसके बाद इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है कि इट मीन दैट एल एंड एम पास थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू. पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो सकती है, तो हमारा सपोजिशन गलत है. हेंस यही लिख देना है
टू डिस्टिंक्ट लाइन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, देखो अब दूसरा थ्योरम क्या कहता है। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि दो लाइन जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे मान लो टू लाइन विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, मान लो कोई एल लाइन है वो एम के पैरेलल है और वो एल लाइन एन के भी पैरेलल है। ठीक है, एन के भी पैरेलल है, तो जो है एल एम के भी पैरेलल है, एल एन के भी पैरेलल, तो एम एन भी पैरेलल होगा। ये किससे हम प्रूव करते हैं? प्लेफेयर एक्सियम से। प्लेफेयर एक्सियम, प्लेफेयर एक्सियम ये आपका है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन है। इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, तो वो सेम ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। हमने यही चीज यहां पे कर दी कि हमने एम और एन को जो है इंटरसेक्टिंग बता दिया, और लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि एल और एम तो सेम ही लाइन के पैरेलल हैं, तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। ऐसे हमको इसको प्रूव करना है। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो तीसरा थ्योरम क्या कहता है? ये तीसरा थ्योरम ये कहता है कि कोई एल एंड एम, ये तीन लाइंस हैं एक प्लेन में। एल जो है, जैसे ये एल लाइन है, ये एम को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और एम और एन लाइन पैरेलल है, तो एल जो है एन को भी इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ एम लिख दिया गलती से मैंने, एन को भी इंटरसेक्ट करेगी। ये भी हम प्लेफेयर एक्सियम से ही प्रूफ कर देंगे। उसका जस्ट उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि मतलब उन्होंने क्या बोला था कि कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, है ना, सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। तो एल एन के पैरेलल हम ऐसा मान लेते कि एल एम के एन के पैरेलल होगा, एल और एम पैरेलल है, तो एल एन के पैरेलल पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेफेयर एक्सियम कहता है कि कोई दो लाइन, अगर देखो ऐसा कर सकते हैं ना हम, देखो यहाँ समझ में आएगा। देखो जैसे एल हमने क्या किया, लेट एल एंड एम आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, हमने मान लिया कि एल और एम जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं, मतलब एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं। पर प्लेफेयर एक्सियम तो कहता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया ना। देखो अगर मैंने एल को एन के पैरेलल बता दिया, ठीक है, तो एल एम के भी पैरेलल हो गया, पर कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी पैरेलल हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए एन और एन, एल और एन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।